ये वक्त होता है सन 1945 का, जहां पर हमें जापान का कोब शहर दिखाया जाता है। ये वो वक्त होता है जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंतिम चरण पर था और यहाँ पर कोब शहर में अमेरिकन फाइटर प्लेन्स होते हैं। पूरे शहर में सायरन बजना शुरू हो जाता है। इसी शहर में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ सेइता अपनी छोटी बहन के साथ जमीन के अंदर खाना दबा रहा होता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो खाना निकाल कर खा सके। इनके पिता आर्मी में एक सोल्जर होते हैं जो जंग में गए हुए हैं। ये अपनी मॉम के साथ इस घर में रहते हैं। सेइता की मॉम कहती है कि तुम अपनी बहन को लेकर शेल्टर में चले जाओ, और जब वो शेल्टर की तरफ जा रहा होता है तभी अमेरिकन फाइटर प्लेन्स पूरे शहर में बॉम्ब बरसाना शुरू कर देते हैं। सेइता अपनी बहन को लेकर बीच पर आ जाता है क्योंकि उसे पता है कि यही जगह सुरक्षित है, और देखते ही देखते अमेरिकन फाइटर प्लेन्स पूरे शहर को राख में बदल देते हैं। सेइता की बहन सेइता से पूछती है कि मॉम कहाँ पर है। वो कहता है कि मॉम शेल्टर में होंगी। उन्होंने कहा था कि जब बॉम्बिंग खत्म हो जाएगी वो उन्हें उन 2 पेड़ों के पास मिलेगी, हमें वहीं चलना चाहिए। और सेइता की बहन उससे कहती है कि मेरी एक चप्पल खो गई है। सेइता उसे कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें और भी अच्छी चप्पल दिलवा दूंगा, और इसके बाद ये दोनों के दोनों ऊपर की ओर जाने लगते हैं। और यहाँ पर अब बारिश भी शुरू हो जाती है जो कि काली बारिश है क्योंकि पूरा शहर धुएं में डूबा हुआ है। ये दोनों के दोनों भाई बहन किसी तरह से ऊपर आ जाते हैं, और ये जब ऊपर से पूरे शहर का नजारा देखते हैं तो पूरा शहर राख में बदल गया होता है। और सेइता की बहन सेइता से पूछती है कि क्या हमारा घर जल गया, और सेइता अपनी बहन से कहता है कि इसका बदला हमारे पिता जरूर लेंगे। और इसके बाद ये दोनों उस जगह आ जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग बचे हुए होते हैं, और तभी एक आर्मी ऑफिसर साइकिल पर आता है और वो बताता है कि जितने भी घायल लोग हैं वो शहर के स्कूल में पहुंच जाए, वहाँ पर उनका इलाज होगा। और सेइता अपनी बहन से कहता है कि हमारी मॉम जरूर वहाँ पर होगी, और वो अपनी बहन को लेकर स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। और वहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे लोग जो घायल है वो लाइन में लगे हुए हैं, और तभी सेइता की नेबर उसके पास आती है और उससे बताती है कि तुम्हारी मॉम घायल है। और सेइता अपनी बहन को नेबर के पास छोड़कर अंदर जाता है जहाँ पर उसे एक आर्मी ऑफिसर मिलता है जो सेइता को पहचान लेता है, और वो ऑफिसर उसे उसकी मॉम की रिंग दिखाता है। और इसके बाद उसे वो अंदर ले जाता है जहाँ पर सेइता की मॉम होती है जो बहुत ज्यादा जख्मी होती है और उनके पूरे शरीर में पट्टियां होती है। और सेइता अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसकी मॉम इस वक्त बेहोश होती है, इसलिए सेइता वापस बाहर आ जाता है जहाँ पर उसकी बहन उसकी नेबर के साथ होती है। उसकी नेबर सेइता को कुछ बिस्किट्स देती है और वहाँ से चली जाती है। सेइता अपनी मॉम की रिंग अपनी बहन के बैग में रखता है और उसे बताता है कि मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हम आज रात यहीं बिताएंगे, कल अपनी आंट की घर की तरफ निकल पड़ेंगे जो निशिनोमिया में रहती है। सेइता की बहन अपनी मॉम से मिलना चाहती है, लेकिन सेइता नहीं चाहता कि वो अपनी मॉम को इस हालत में देखे, और इसलिए वो उसका मन बहलाने के लिए, उसे खुश करने के लिए वहाँ पर अलग अलग करतब करता है। और अगली सुबह सेइता की मॉम की मृत्यु हो जाती है जिससे सेइता पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी मॉम का यहाँ पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, और वो ये बात अपनी बहन को नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन को उसकी मॉम की मृत्यु के बारे में पता चले। और इसके बाद वो अपनी बहन को लेकर निशिनोमिया अपनी आंट के घर पे आ जाता है, और वो अपनी आंट को बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो अपनी आंट को सच नहीं बता पाता क्योंकि उस वक्त उसकी बहन भी पास होती है, और जब वो अपनी बहन के कमरे में जाता है तो वो अपनी मॉम की रिंग को देख रही होती है क्योंकि उसे अपनी मॉम की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। और सेइता अपनी बहन से कहता है कि जब हमारी मॉम ठीक हो जाएगी तो मैं खुद तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। और अगली सुबह सेइता अपने घर जाता है जो बॉम्बिंग की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका है, और वो जमीन में गड्ढा खोदता है जहाँ पर उसने खाना दबाया था, और वहाँ से खाने की चीजें बाहर निकाल देता है। और उसमें एक डब्बा चॉकलेट का भी होता है जो उसकी बहन को बहुत पसंद है। और सेइता ये खाने का सारा सामान लेकर अपनी आंट के घर वापिस आ जाता है जहाँ पर उसकी आंट खाने का सारा सामान देखकर बहुत खुश हो जाती है, और वो पूछती है कि क्या तुम अपनी मॉम से हॉस्पिटल में मिलने गए थे। और यहाँ पर सेइता उसे पूरा सच बता देता है कि हमारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये बात मेरी बहन को पता चले, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। उनकी 2 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर उनकी आंट को बहुत दुख होता है, लेकिन सेइता अपनी बहन का ध्यान रखना चाहता है और उसे खुश देखना चाहता है, इसलिए रात को वो उसे नदी के किनारे ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे जुगनू होते हैं, और वहाँ वो अपनी बहन से कहता है कि आंख बंद करके अपना मुंह खोलो। और जब उसकी बहन मुंह खोलती है तो वो उसके मुंह के अंदर चॉकलेट डाल देता है, जिसे खाने के बाद उसकी बहन बहुत खुश होती है, और ये देखकर सेइता को भी बहुत खुशी होती है। और अब वो अपनी बहन को लेकर वापस अपनी आंट के घर आ जाता है जहाँ पर उसकी आंट सेइता से पूछती है कि तुम स्कूल कब से जाओगे, जहाँ पर सेइता उसे बताता है कि हमारा स्कूल बॉम्बे की वजह से पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और इसीलिए अब हम स्कूल नहीं जा सकते। उसकी आंट पूछती है कि क्या तुमने अपने डैड को लेटर लिखा।
वो कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले लेटर लिखा था लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आया। और ये बात सुनकर उसकी आंट पूरी तरह से इरिटेट हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि सईता और उसकी बहन यहाँ पर रहे, इसीलिए वो उनसे अच्छे से बात नहीं करती। और जब ये रात को खाना खा रहे होते तो उनकी आंट सईता से कहती है कि हमारा राशन खत्म होने वाला है, हम इतने सारे लोगों के लिए राशन का इंतजाम नहीं कर सकते। दरअसल ये बात वो सईता और उसकी बहन को सुना रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि वो यहाँ से चले जाएं। और उसके बाद सायरन बजना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिकन फाइटर प्लेन्स अब यहाँ पर भी आ चुके हैं। इसीलिए सब के सब शेल्टर के अंदर चले जाते हैं, जो जगह सईता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और अगली सुबह वो अपनी बहन का दिल बहलाने के लिए उसे बीच पर ले जाता है जहाँ पर वो खूब खेलते हैं। और वहाँ पर सईता को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जहाँ पर वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आता था और जहाँ पर वो बहुत एंजॉय करते थे और बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते थे। और अब पूरे जापान में खाने की बहुत ज्यादा कमी है जिसका शिकार सईता और उसकी बहन भी है। और इसके बाद फिर से सायरन बजना शुरू हो जाता है और सबके सब वहीं पर बैठ जाते हैं। और सईता की बहन सईता से कहती है कि मुझे भूख लगी है। और इसके बाद सईता अपनी बहन को अपनी आंट के घर वापस ले आता है जहाँ पर सईता की बहन सो जाती है। और सईता की आंट कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के कीमती कपड़ों को बेचना होगा जिसके बदले हमें 15 किलो राशन मिल जाएगा। सईता कहता है कि इतने महंगे कपड़ों का सिर्फ 15 किलो राशन। और सईता की आंट कहती है कि हमारे पास राशन खत्म हो चुका है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और तभी सईता की बहन उठ जाती है और वो देखती है कि उसकी आंट उसकी मॉम के कपड़ों को बेचने जा रही है। और सईता की बहन उन्हें मना करती है, उन्हें रोकती है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी मॉम के कपड़ों को कोई बेचे। लेकिन उनकी आंट उनकी मॉम के कपड़ों को बेचकर उसके बदले राइस ले आती है और जिसमें से कुछ राइस वो सईता को भी दे देती है। और सईता की बहन अब भी उदास होती है क्योंकि उसकी मॉम के कपड़े उसकी आंट ने बेच दिए। और अगली सुबह जब ये खाना खा रहे होते हैं तो उनकी आंट ने राइस बनाए होते हैं जो वो उन्हें नहीं देती, जबकि उसने अपनी बेटी, अपने पति और अपने लिए राइस बॉल्स बनाए होते हैं जो सईता और उसकी बहन को बहुत ज्यादा पसंद है। सईता अपनी बहन से कहता है कि तुम्हें लंच में राइस बॉल्स मिलेंगे। और ये सुनकर उसकी आंट कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें तुम्हारे हिस्से के राइस दे दिए हैं, जबकि उनकी आंट ने उन्हें बहुत कम राइस दिए होते हैं। और सईता की बहन अपनी आंट से कहती है कि जो तुम राइस लेकर आई हो वो हमारी मॉम के कपड़े बेचने की वजह से ही तुम्हें मिले हैं और इन पर पहला हक हमारा है। ये सुनकर उनकी आंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज के बाद हम अलग अलग खाना बनाएंगे। ये सुनकर सईता और उसकी बहन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ये दोनों अनाथ बच्चे हैं, इनका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इनके पिता भी जंग में हैं जिनके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। अगले दिन सईता बैंक जाता है जहाँ पर उसकी मॉम के 7,000 येन जमा है, जहाँ से वो कुछ पैसे निकालकर कुछ खाने का सामान और बर्तन लेकर वापस घर जाता है और रात को अपने और अपनी बहन के लिए खाना बनाता है। और इसके बाद वो अपनी बहन को लेकर मार्केट जाता है क्योंकि इनके राइस अब खत्म हो चुके हैं। और वहाँ से वो कुछ राइस लेता है और जब ये वापस आ रहे होते हैं तो सईता की बहन रोने लग जाती है। वो उसे चॉकलेट का डिब्बा देता है जिसमें अब कुछ ही चॉकलेट्स बची हैं। और ये देखकर सईता को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता और ना ही अब उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी बहन के लिए चॉकलेट्स खरीद सके। और रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो उसकी बहन जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और तभी उनकी आंट उनके पास आती है और गुस्से से उन्हें कहती है कि अपनी बहन को चुप कराओ। और सईता अपनी बहन को चुप कराने के लिए बाहर निकल जाता है और तभी सायरन बजना शुरू हो जाता है और सईता अपनी बहन को लेकर शेल्टर में चला जाता है जहाँ पर अब बमबारी होना शुरू हो जाती है। सईता की बहन सईता से कहती है कि वो आंट के घर नहीं रहना चाहती, उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब है, वो हमसे अच्छे से बिल्कुल भी बात नहीं करती। लेकिन सईता के पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उसे अपनी आंट के घर वापस लौटना पड़ता है। और अगली सुबह वो अपनी बहन को खुश करने के लिए, उसका दिल बहलाने के लिए पियानो बजा रहा होता है और तभी उनकी आंट वहाँ पर आ जाती है और सईता को बहुत डांटती है। और सईता अब ये फैसला कर लेता है कि वो आंट के घर नहीं रहेगा, इसलिए वो अपना सारा सामान लेकर शेल्टर आ जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता। वो अपनी बहन से कहता है कि आज से यही हमारा घर है। सईता रात को वहाँ पर खाना बनाता है, हालांकि यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर खुश है और ये खुलकर यहाँ पर रह सकते हैं। और वो अपनी बहन को नदी के पास ले जाता है जहाँ पर जुगनू होते हैं और वो बहुत सारे जुगनू पकड़कर अपने शेल्टर में ले आते हैं, जो देखकर सईता की बहन को बहुत अच्छा लगता है। और जब रात को सईता की बहन सो जाती है तो वो अपने पिता के बारे में सोचता है कि किस तरह से वो एक दिन अपने पिता के बेस में गया था जहाँ पर बहुत ज्यादा आतिशबाजी हुई थी। और वो इस बात से भी परेशान होता है कि उनके पिता अब जिंदा है भी या नहीं, क्योंकि उसके लेटर का अब तक कोई भी जवाब नहीं आया होता। और अगली सुबह सईता देखता है कि उसकी बहन मरे हुए जुगनुओं को दफना रही होती है। सईता उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो उससे बताते है कि हमारी मॉम अब जिंदा नहीं रही, मुझे आंट ने सब कुछ सच बता दिया है। ये सुनकर सईता फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि वो अपनी मॉम के बाद वो इसलिए नहीं रोया था कि कहीं उसकी बहन उसे देख ना ले। और अब उसकी बहन को अब सब कुछ पता है और अब जब उसकी बहन को सब सच पता है तो वो अब अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता। और अब इनका राशन भी खत्म हो चुका है, इसलिए वो उस किसान के पास जाते हैं जहाँ से ये अनाज खरीदते हैं और अब वो इन्हें अनाज देने से मना कर देता है। वो कहता है कि अब उसके पास इतना अनाज नहीं है
कि वो उसे बेच सके और सहिता को अब यहाँ से लौटना पड़ता है। रास्ते में वो एक टमाटर के बगीचे को देखता है जहाँ से वो कुछ टमाटर ले लेता है और वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो रहता है, यानी कि शेल्टर में। और सहिता की बहन उसे बताती है कि उसे काफी वीक फील हो रहा है और साथ ही उसे बुखार भी है। दरअसल उसका शुगर लेवल काफी ज्यादा डाउन हो गया होता है और इसलिए सहिता सोचता है कि वो अपनी बहन के लिए शुगर कैन लेकर आएगा। इसलिए वो शुगर कैन के खेत में जाता है। इससे पहले कि वो वहाँ से शुगर कैन लेकर निकलता, वहाँ पर वो फार्मर आ जाता है जिसका ये खेत होता है। वो सहिता को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसे देखकर सहिता की बहन बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो अपने भाई को बचाना चाहती है लेकिन वो पूरी तरह से असमर्थ है। और इसके बाद वो फार्मर सहिता को पुलिस स्टेशन ले जाता है और जहाँ पर उस फार्मर के जाने के बाद सहिता को छोड़ दिया जाता है। और सहिता जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसकी बहन बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसके गले से लग जाती है और यहाँ पर ये दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये दोनों के दोनों मजबूर है, इनके पास कोई भी सहारा नहीं है और साथ ही इसकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और अगली सुबह वो अपनी बहन को शेल्टर में छोड़कर खाने की तलाश में निकल पड़ता है और तभी सायरन बजना शुरू हो जाता है और गांव वाले गांव के शेल्टर में छिप जाते हैं और सबके घर खाली होते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर वो अपनी जान पर खेलकर अपनी आंट के घर जाता है और वहाँ से वो कुछ बचा खुचा खाना लेकर अपनी बहन के लिए शेल्टर में ले आता है। दरअसल ये शेल्टर गाँव के बाहर होता है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आता। सहिता देखता है कि उसकी बहन की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब है और वो अपनी बहन को अपने हाथों से खाना खिलाता है। और रात को जब एक बार फिर से सायरन बजता है तो वो वापस अपनी आंट के घर जाता है। वहाँ से कुछ महंगे महंगे कपड़े लेता है और वापस शेल्टर में आ जाता है। और अगली सुबह वो उन कपड़ों को बेचने के लिए एक लेडी के पास जाता है, लेकिन वो लेडी उन कपड़ों को लेने से मना कर देती है। जब वो उन कपड़ों को लेकर वापस अपने शेल्टर में आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन वहाँ पर बेहोश है। वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है और उसे अच्छे खाने पीने की जरूरत है। और अब सहिता तय करता है कि उसकी मॉम के बैंक में जितने भी पैसे जमा है वो सारे निकाल लेगा और अपनी बहन का इलाज करवाएगा। और अगली सुबह वो बैंक जाता है और वो सारे पैसे निकाल लेता है। बैंक में दो आदमी ये बात कर रहे होते हैं कि जापान ने अब सरेंडर कर दिया है। सहिता उनसे पूछता है कि क्या जापान हार गया, तो वो उनसे कहते हैं कि नेवी के जितने भी शिप थे वो सब के सब पानी में डूब गए और हमारी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। ये सुनकर सहिता काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पिता भी नेवी में थे जो अब तक वापस नहीं लौटे थे। सहिता बड़ी मुश्किल से बैंक से बाहर निकलता है क्योंकि उसका दिल अब पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि उसके पिता जंग में शहीद हो गए, अब वो नहीं बचे, यानी कि उसकी मॉम और डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपनी बहन के पास वापस शेल्टर में आता है जो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और वो उसे तरबूज खिलाता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और रात होते होते उसकी बहन की भी मृत्यु हो जाती है। और अब सहिता ने अपने पूरे परिवार को खो दिया है और इससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और सुबह होते ही वो शहर जाता है जहाँ से वो एक लकड़ी के बॉक्स को लाता है ताकि वो अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर सके। और यहाँ पर पूरा जापान खुश है क्योंकि जंग अब खत्म हो चुकी है। आसमान में कोई भी फाइटर प्लेन्स नहीं है और कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी सायरन नहीं बज रहा होता। और इसी शहर में एक बच्चा ऐसा होता है जो गम के गहरे साए में डूब चुका है और वो सहिता है। सहिता अपनी बहन की बॉडी को एक लकड़ी के बॉक्स में रखता है और साथ ही उसकी डॉल भी रखता है, लेकिन वो उस चॉकलेट के डिब्बे को अपने पास रख लेता है और इसके बाद वो अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता है और उसकी राख को उसी चॉकलेट के डिब्बे में उसकी याद की तौर पर रख लेता है। और कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि सहिता रेलवे स्टेशन पर फटे हाल बैठा हुआ है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और कुछ ही देर बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और जिसके बाद वहाँ पर एक कर्मचारी आता है, वो देखता है कि एक डिब्बा पड़ा हुआ है जिसमें सहिता की बहन की राख है और वो उस डिब्बे को उठाकर बाहर झाड़ियों में फेंक देता है। और उसी झाड़ियों में हमें सहिता की बहन की आत्मा को दिखाया जाता है जो वहाँ से अपने भाई की डेड बॉडी को देख रही होती है। और तभी पीछे से उसके भाई सहिता की सोल आ जाती है जिसे देखकर वो काफी खुश होती है और सहिता अपनी बहन को उसी चॉकलेट के डिब्बे को देता है जिसमें उसने अपनी बहन की राख को रखा था। पर अब ये राख वाला डिब्बा नहीं है बल्कि वो चॉकलेट वाला डिब्बा है जो उसकी बहन को काफी ज्यादा पसंद है। और सहिता की बहन सहिता की सोल से मिलकर काफी ज्यादा खुश है। ये दोनों के दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं जहाँ पर ये पूरे शहर को देखते हैं। और इसी के साथ सहिता और उसकी बहन की ये सच्ची कहानी जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान घटी थी वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।